हेलो स्टूडेंट्स। मैं विकास अग्रवाल फिर आपके सामने हूँ KVPY एसएक्स सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो बिफोर आई बिगिन विद दिस सेशन लेट मी जस्ट शो यू द शेड्यूल ऑफ KVPY सेशंस. So this is how the sessions are going to take place. Every Sunday you're going to get sessions according to this schedule. You can take a snapshot of this and save it with you so that you can make a maximum benefit out of these sessions. और अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम फोर्स और फ्लक्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने वाले हैं। नाउ दिस इज समथिंग विच इज अनयूजुअल, बट आज हम करने वाले हैं एक ही बहुत ही स्पेशल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो कि बड़ी ही अच्छे से एड्रेस होती है अगर हमें इसको यूज करना आता हो तो लेट्स सी व्हाट द कैटेगरी इज। तो गाइज ये मैं पहले बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है? एंड यू ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, और अगर तुम्हें लगे कि ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो फिर अपन देखेंगे कि कैसे इसको कर सकते हैं। सेशन के एंड में मैं एक टीजर दूंगा, ठीक है, जो कि होपफुली तुम्हें काफी अच्छा भी लगेगा। तो ये मान लेते हैं एक एल लेंथ का स्क्वायर है, ठीक है? ये एक एल लेंथ का स्क्वायर है। इस स्क्वायर के सेंटर से ठीक ऊपर हमने क्यू चार्ज को रखा हुआ है, और इस क्यू चार्ज का जो डिस्टेंस है स्क्वायर के सेंटर से वो L/2 है, ठीक है? अब ये अगेन तुम लोगों को देख के लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो हम लोगों ने बहुत बार किया, इसका तो हमें क्वेश्चन भी पता है आप क्या पूछने वाले हो और आंसर भी पता है। तो देख लेते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि स्क्वायर में से कितना फ्लक्स पास करेगा ये बताओ, तो मुझे पता है कि तुम लोग आंसर निकाल देते Q/6 एप्सिलॉन नॉट. I know that you all can do that. And if you can't do this, then before proceeding in this session, I think it's better that you make your concepts of flux better, stronger, and then you come back to watch this session. ये जरूरी है, ठीक है? ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा और जो आंसर बताया ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और उसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ठीक है? तो ये तो चलो एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं आगे का क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? अब मेरा आगे क्वेश्चन ये है कि सपोज करो कि ये जो स्क्वायर प्लेट है इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता और हमें इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी पता होती, यानी कि हमें सिग्मा गिवन होता, और अब हमसे पूछ लिया जाता कि क्या ये पार्टिकल इस स्क्वायर प्लेट पे कोई फोर्स लगाएगा कि नहीं। आई एम प्रिटी श्योर तुम कहते कि ये लगाएगा। माय क्वेश्चन इज कि वो फोर्स कितना होगा, ठीक है? अब तुम यहाँ पे चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करके देखो एंड देन यू शुड प्रोसीड इन दिस वीडियो, ठीक है? आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव डन दैट एंड आई विल नाउ टेल यू कि ये फोर्स किस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है? सम ऑफ यू मे हैव थॉट अबाउट इंटीग्रेशन एंड यू मे हैव कंक्लूडेड कि इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? तो देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस देखो, हमें करना क्या चाहिए पहले उस बारे में बात करते हैं कि अगर मैं इस पूरे स्क्वायर को छोटे छोटे से एरिया में ब्रेक कर दूं और हर एक एरिया पे जो फोर्स लगेगा उसको इंटीग्रेट कर दूं तो आंसर आ जाना चाहिए, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है? तो सोचते हैं इस बारे में जरा सा। पहले मुझे ये बताओ, आई एम गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड टू शो यू द क्वेश्चन। ये बताओ कि इस सिचुएशन में क्या तुम ये जज कर पा रहे हो कि इस स्क्वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सिचुएशन में क्या तुम जज कर पा रहे हो? आगे बढ़ने से पहले अगेन गाइस कमिट योरसेल्फ टू एन आंसर, यस और नो, ठीक है? एंड अगर यस तो फिर वो डायरेक्शन कौन सी होगी, और फिर आगे देखो सेशन को। तो आई गेस जज कर सकते हैं, ठीक है? ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। एंड हाउ कैन वी से दैट? वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है? ये जो एक्सिस है, ये जो स्क्वायर की एक्सिस है, ठीक है, दिस एक्सिस बिकम्स द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन दिस फिगर, ठीक है? एंड वी हैव नो रीजन टू बिलीव कि भाई फोर्स किसी और डायरेक्शन में क्यों आएगा, मतलब इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, किसी और डायरेक्शन में आएगा तो हम सिमेट्री आर्गुमेंट से प्रूव कर देंगे कि वो डायरेक्शन तो गलत है। तो वी आर श्योर कि फोर्स नीचे आएगा। इस बात का क्या रोल है, मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन पता होना क्यों इंपॉर्टेंट था, वो यहाँ पे चेक करते हैं। देखो, अब ये मान लेते हैं कि ये क्यू चार्ज थे, ये मान लेते हैं कि छोटा सा एरिया है डी ए, और इस एरिया पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो होगा सिग्मा डी ए। तो ये क्यू चार्ज इस सिग्मा डी ए चार्ज पे जो फोर्स डी एफ लगाएगा उसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज क्यू इंटू सिग्मा इंटू डी ए। तो ये फोर्स बन जाएगा, ठीक है? नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज कि अगर मैं इस डी एफ का इंटीग्रेशन कर दूं, सो एम आई गोइंग टू गेट द आंसर? इफ यू सेड यस टू दिस क्वेश्चन देन यू आर रॉन्ग। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स पर ये जो फोर्स लग रहा है क्या ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है? ऑफ कोर्स
तो ऐसे केस में सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तुम जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी के इंटीग्रेशन करने के बारे में सोच रहे हो, अगर एलिमेंट बदलने से उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बदलने के चांस हैं, या लाइन ऑफ एक्शन जिस लाइन पे वो एक्ट कर रही है उसके बदलने के चांस है, तो तुम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? तो ऐसे केस में हमें कंपोनेंट्स लेने चाहिए और कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन करना चाहिए। जैसे इस डीएफ का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। इस पे कॉन्सेंट्रेट क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि नेट फोर्स तो इसी डायरेक्शन में आना है। ठीक है, तो इससे परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो रोल प्ले करेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो रोल प्ले नहीं करेगा तो फिर मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट भी क्यों करूं? तो मैं केवल इस पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं कि ये कितना होगा, और ये निकालने के लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए, इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो डीएफ परपेंडिकुलर को हम लिखेंगे डीएफ इंटू कॉस थीटा, ये लिखेंगे हम, नोटिस करो। ठीक है, और जो एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो ये है कि ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब देखो डीएफ को हम लिखेंगे सिग्मा इंटू ई डी ए एंड दिस कॉस थीटा, एंड नोटिस दैट दिस थीटा इज द सेम, लाइक ये जो एंगल है यही एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक, तभी तो मैंने फोर्स इधर बनाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वही एंगल हमें चाहिए जब हम कंपोनेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक डीएफ का डीएफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट जब मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं जिस एंगल के कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट एंगल आल्सो हैपेंस टू बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि एक कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम है जिसको डील करना मैं सिखाऊंगा। तो उस कैटेगरी की आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो उस कैटेगरी की आइडेंटिफिकेशन ये है कि इस कैटेगरी के अंदर पहली चीज, हमें ये पता होता है कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है, हम सिमेट्री के आर्गुमेंट से ये बात पता लगा लेते हैं। और दूसरी चीज, हमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल आता है वो वही एंगल होता है जो कि तब आएगा जब हम डीएफ से डीएफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर रहे होंगे। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि ये चीज अब हम लिख सकते हैं डी फाई, दैट मीन्स फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंटल एरिया ड्यू टू दिस चार्ज क्यू। ठीक है, यानी कि अगर हमें एफ परपेंडिकुलर निकालना है तो हमें सिग्मा डी फाई का इंटीग्रेशन करना चाहिए। सिग्मा कांस्टेंट है तो हमें डी फाई का इंटीग्रेशन करना चाहिए, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस पूरी सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है इस पार्टिकल का। ठीक है, तो बस हो गया इसका, तो सीधा आंसर आ गया फिर कि ये होगा सिग्मा इंटू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने पहले ये बात कर ली थी कि इससे जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा। ठीक है, तो गाइस देखो, इंटीग्रेशन हमने इन प्रिंसिपल किया, मतलब हमने सोचा है कि इंटीग्रेशन में हमें क्या क्या करना होगा, मतलब क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, लेकिन इंटीग्रल का रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता था। ठीक है, एंड वी मेड यूज ऑफ दैट। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट हैज हैपेंड हियर, एंड इफ नॉट देन लेट्स प्रैक्टिस मोर सच क्वेश्चंस टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, अब देखो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। तो अगेन यहाँ पे एक क्यू चार्ज है जो कि एक डिस्क की एक्सिस पे रखा है। ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, डिस्क का रेडियस r मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है अगेन, अगर मैं इस डिस्क से फ्लक्स की वैल्यू पूछता हूं तो क्या वो तुम्हें लिखनी आती है ऑलरेडी? मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आती होगी। वो होता है q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एंड देन x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, बट ये तो चलो फ्लक्स की वैल्यू हो गई। व्हाट इफ आई आस्क अबाउट द फोर्स ऑन द डिस्क ड्यू टू द पार्टिकल? सो अगेन माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, डू वी नो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? ठीक है, आई थिंक वी डू। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हाट वी शुड बी एक्सपेक्टिंग इज दिस। ठीक है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ये होगी, तो यही डायरेक्शन डी एफ वैक्टर की हो जाएगी। और इधर की तरफ जो कंपोनेंट है डी एफ परपेंडिकुलर, वो निकालने के लिए वी नीड दिस एंगल। notice again that this angle also happens to be the angle between electric field and the area vector here. ठीक है, that means again the same thing will happen. First we'll write df and that we are going to write as sigma dA into q. Now what is sigma here? Into e actually. What is sigma here? Sigma is the charge density on this disk. ठीक है, ये यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इसके ऊपर। ठीक है, तो ये डी एफ की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे डी एफ परपेंडिकुलर। वो कैसे निकालेंगे?
तो सिग्मा ई डी ए इंटू कॉस थीटा, एंड अल्टीमेटली दिस व्हाट दिस बिकम्स flux. So the answer would be sigma into flux, that is sigma q by 2 epsilon naught 1 minus x upon root of x square plus r square. I'm pretty sure that some of you would be already knowing this, and if not then you would have probably noticed this, and if not then please notice it now कि यहाँ से my pen is not working, yeah, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें अगर हम, तो ये एंगल जो भी बनेगा, दिस एक्सप्रेशन बिकम्स द cos of this angle. Let me call this as alpha. So this is sigma q by 2 epsilon naught 1 minus cos alpha. Okay, so this will be the force of interaction between this charged particle and the disk. All right, I hope it's समझ में आया guys. I hope many of you were able to find answer to this question yourself. If yes, do let me know in the chat comment box. Okay, now whatever we have done in the previous question, उसी के ऊपर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. तो अब इस क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है मैं डिस्क्राइब करता हूँ. तो इस सिचुएशन के अंदर वी हैव अ चार्ज ऑफ वी हैव अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q, ठीक है, एंड देन वी हैव अ ट्रंकेटेड कोन, वी हैव अ ट्रंकेटेड कोन, ठीक है. ये मान लेते हैं कोन की एक्सिस होती, ये एंगल मान लेते हैं थीटा होता, ये गिवन है हमें, ठीक है. ये डिस्टेंस h मान लेते हैं, ठीक है. ट्रंकेटेड कोन का जो टॉप पार्ट है उसका वर्टेक्स है डिस्टेंस, और ये जो थिकनेस है इसको L मान लेते हैं, ठीक है. और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी रो है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है. तो अब हमें करना क्या है, तो हमें करना ये है कि इस पार्टिकल की वजह से इस जो ट्रंकेटेड कोन पे फोर्स लगेगा वो निकालना है. सोच के देखो गाइस कि ये तुम्हें आता है क्या. मेरी पूरी उम्मीद है कि तुम्हें आता होगा, तुम ये कर लोगे, ठीक है. तो assuming that you have tried this by now, तो what we are going to do, यहाँ से हम x डिस्टेंस पे, ठीक है, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, x डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल डिस्क कंसिडर करते हैं, ठीक है. और इस डिस्क पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालते हैं, उस फोर्स का इंटीग्रेशन कर देंगे. तो मैं अब इस डिस्क को अलग से बना लेता हूँ. तो हम एक एलिमेंटल डिस्क ले लिए हमने, और चार्ज क्यू यहाँ कहीं पर है, और हमें बताना है कि इस पूरी ये ट्रंकेटेड कोन पे कितना फोर्स लगेगा. तो पहले एक डिस्क पे फोर्स निकालते हैं. तो डिस्क पे जो फोर्स आएगा वो अलोंग एक्सिस आएगा, ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही किया है, ठीक है. और ये फोर्स कितना आएगा वो भी हमने लिखा था, वो फोर्स हमने लिखा था सिग्मा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. वापस चल के देख लेते हैं, सिग्मा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड देन 1 माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है. तो ये df हो गया. अब क्या इस df को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं टू गेट द रिजल्ट, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये df हर डिस्क के एक्सिस के अलॉन्ग है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो ये बन जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ q. नाउ व्हाट वाज q हियर, ठीक है, और सॉरी सिग्मा, ये q होगा, दिस विल बी q, ठीक है. व्हाट वाज सिग्मा हियर, तो सिग्मा वाज द डेंसिटी ऑफ द डिस्क, ठीक है. तो वो कितना हो जाएगा, वो रो dx हो जाएगा, ये चेक करो. और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, h से लेके h प्लस एल तक. सो इट विल बिकम q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू एल, ठीक है. तो दिस शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अगेन I will recommend that you check answer to this question, guys. I mean, whatever you have got, you cross verify it with this. ठीक है, getting this everyone. अब आते हैं थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है. ये तो हो गया. तो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं, ध्यान से सुनना. ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है. Let's say there is a charge of particle q and this is an equilateral triangle of length L. ठीक है, राइट. अब हमने इस चार्ज पार्टिकल को इस ट्रायंगुलर प्लेट से किसी हाइट पे रख दिया है. ये हाइट h मान लेते हैं एंड इट इज गिवन दैट h इज L बाय 2√3, ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो गिवन कि इस ट्रायंगल की सरफेस पूरी की पूरी चार्ज्ड है, ठीक है. तो अब ये बताना है, अच्छा इसके ऊपर डेंसिटी जो है वो है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर.
अब हमें बताना है कि ये पार्टिकल और ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा. So guys, this would be a really good time that you pause the video and you try to find out this answer on your own. Otherwise मैं तो वहीं हेल्प करने के लिए, तो करके देखो. So hopefully you have tried this question and let's understand what is present here. So guys, देखो ये क्वेश्चन ना एक स्पेशल क्वेश्चन है. स्पेशल मतलब कि अगर मैं इस हाइट को चेंज कर दूं तो इट विल बिकम डिफिकल्ट टू एड्रेस दिस क्वेश्चन. ये स्पेशली इसी हाइट पर पार्टिकल को रख के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, सम ऑफ यू माइट हैव जज्ड दिस आल्सो कि जो भी हम कर रहे हैं क्वेश्चन, तो वहाँ उस ट्रेंड से कहीं ना कहीं तो मैच होना चाहिए ये. तो ट्रायंगल्स को यूज करके किस तरह का फिगर बन सकता है जिसमें कि हमें पता लग जाए रेडिली कि इससे कितना फ्लक्स पास करेगा. सो थिंक अबाउट अ रेगुलर टेट्राहेड्रन गाइस, थिंक अबाउट अ रेगुलर टेट्राहेड्रन. सो ठीक है, दिस इज वन ट्रायंगल. नाउ इफ वी टेक अ पॉइंट हियर, इफ वी कनेक्ट like this vertex to all the 3 points, so we will have 3 more triangles, and if all these triangles are equilateral, then we get a regular tetrahedron. ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स होगा, ये जो बेस ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो बेस ट्राइंगल है दिस वन, इस बेस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होगा ये, राइट. ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी इस हाइट को कैलकुलेट करने की, ताकि मेरे को पता चल सके कि मैंने पार्टिकल जो रखा था कहाँ रखा था. मतलब माई क्वेश्चन इज नाउ लाइक आई थिंक दैट दिस पर्टिकुलर लोकेशन विल बिकम द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रन. ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, अगर ये सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रन पे आ गया, तो फिर मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि इस पार्टिकल से जितना भी फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो सारा का सारा चारों ट्राइंगुलर सरफेसेस में इक्वली डिवाइड हो रहा है. यानी कि एक ट्राइंगुलर सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आएगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट का बाय 4 होगा. ठीक है, तो ये बात मैं लेकिन तभी कह सकता हूँ जब मैं ये असर्टेन कर लूँ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है. ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है. तो अब मेरा इरादा क्या है, व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, आई एम प्लानिंग टू फाइंड आउट दिस हाइट. ठीक है, क्योंकि अगर ये हाइट पता लग गई तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्स वाई प्लेन को इस एक्स वाई प्लेन को जो गिवन ट्राइंगल था, ठीक है, उसके प्लेन में अज्यूम कर लूँगा. ठीक है, तो ये z एक्सिस बन जाएगी, इसका z कोऑर्डिनेट मुझे पता चल जाएगा, बाकियों का सभी का z कोऑर्डिनेट 0 है, तो z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास में पता लगा लूँगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4, ठीक है, बाय 4 करके, विच इज असेंशियली दिस z. लाइक if this is a b c and d, so this is essentially like zd by 4, and that will give me the location of the center of mass, which also happens to be the centroid of the tetrahedron. So this is my planning, this is what I am planning to do. तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करें. तो उसके लिए देखो, हमारा एम है ये वाली लेंथ कैलकुलेट करना, राइट, ये वाली लेंथ कैलकुलेट करना. तो ये फिगर गौर से देखो, आई थिंक दिस फिगर शुड बी अ गुड इनफ एक्सप्लेनेशन. तो सबसे पहले हम ये O पॉइंट को पकड़ते हैं. O पॉइंट है जो बेस ट्राइंगल है, उस बेस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली लेंथ हम निकाल सकते हैं AO लेंथ. तो मैं पहले यहीं पे लिखता हूँ AO लेंथ को कैसे निकालेंगे. ये जो लेंथ है, ये लेंथ हो जाएगी L/2 और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री. ठीक है, तो AO लेंथ जो बनेगी ये बनेगा L/2 sec 30 डिग्री. तो ये बन जाएगा L/2 और sec 30 का मतलब हो जाएगा 2/√3. सो L/√3, दिस इज व्हाट वी विल गेट लाइक AO लेंथ. ठीक है, अब अगर AO लेंथ तुम्हारे पास है और ये वाली लेंथ तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये वाली लेंथ तो L के बराबर ही होगी, बिकॉज ऑल द ट्राइंगल्स वर आइडेंटिकल. ठीक है, तो इसका मतलब हम DO लेंथ को निकालने की पोजीशन में आ गए हैं. DO लेंथ होगा AD लेंथ. ठीक है, AD लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, माइनस AO लेंथ का स्क्वायर. तो यहाँ से AD लेंथ का स्क्वायर कितना हो गया, दिस इज L स्क्वायर, और AO लेंथ का स्क्वायर, AO लेंथ हमने निकाली है, सो दिस इज L स्क्वायर बाय 3. इस पूरे का रूट कर देंगे तो DO आ जाएगा. तो ये कितना आ रहा है फिर, तो ये आ रहा है 3L स्क्वायर, तो ये रूट 2/3L. ठीक है, ये DO लेंथ आ रही है, तो ये लेंथ तो DO के बराबर हो गई. अब नोटिस करो कि अगर हमें DO लेंथ पता लग गई तो इसका मतलब मैं इस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ.
ये 0 0 z कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो जेड सी एम की वैल्यू आएगी वो आएगी 0 + 0 + 0 प्लस √2/3 L डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ऊपर भी एम से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी एम से मल्टीप्लाई होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब कितना आ रहा है, तो ये L/2√6 आ रहा है क्या। ठीक है, जैसे ये √2 इस 4 से कैंसिल होकर नीचे 2√2 बचेगा, तो फिर ये 2√6 आ गया। तो ये देखो, तो यहाँ से हमने ये बात प्रूव कर दी है, अभी हमने प्रूव कर दी है कि जो गिवन लोकेशन थी पार्टिकल की वो एक्चुअली जो टेट्राहेड्रन का सेंटर ऑफ मास बनता उस जगह पे लोकेटेड है। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे अब हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इन सारे ट्रायंगुलर सरफेसेस से इक्वल फ्लक्स बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब हम ये बात क्लेम कर सकते हैं कि सबसे इक्वल फ्लक्स बाहर निकल रहा है, विच मीन्स कि जो बेस ट्राइंगल है उससे भी इक्वल फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, विच विल बी Q/4 ε0। ठीक है, तो वंस यू हैव रियलाइज दिस देन द क्वेश्चन बिकम्स सिंपल, बिकॉज अब वही सब होगा कि यहाँ पे जैसे एक छोटा सा एरिया लेंगे डी ए का, इस पे जो फोर्स लगेगा डी एफ, एंड देन दिस एरिया विल बिकम डी ए एरिया। ठीक है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो बस अब वही सब कुछ सेम ही हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। तो इस बार जो आंसर आएगा वो आएगा लाइक सिग्मा इनटू फ्लक्स, राइट, that will be Q/4 ε0। so that will be the answer in this case। देखो गाइस, ये इस क्वेश्चन में ज्योमेट्री ही इंपॉर्टेंट थी, एक बार ज्योमेट्री आ गई तो उसके बाद ये क्वेश्चन फिर इजी था, फिर इस क्वेश्चन को करने में कोई कठिनाई नहीं थी। ठीक है, तो आई होप ये तुम्हारे समझ में आ गया गाइस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो ये क्वेश्चन अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते आए हैं उस कैटेगरी से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। इस क्वेश्चन के अंदर ये चार्ज हमें क्यू दे रखा है, ठीक है, और ये एक हॉलो हेमिस्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, एक हॉलो हेमिस्फेरिकल सरफेस है जिसपे चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है। नोटिस करो ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है, ये चार्ज नॉर्थ पोल पे रखा हुआ है। नॉर्थ पोल का मतलब सपोज करो ये हेमिस्फेयर जो है ये ग्लोब का सदर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर है। तो ये पॉइंट नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो हमने नॉर्थ पोल पे चार्ज को रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसा मैंने पहले बताया था बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है अभी समझ में आएगा। इस बात में तो डिफरेंस नहीं है कि हमें नेट फोर्स की डायरेक्शन पता लग रही है कि नहीं, वो तो अभी भी पता लग रही है। ठीक है, आई होप यू ऑल विल एग्री विद मी कि नेट फोर्स तो नीचे ही लगेगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है समझते हैं। देखो, सपोज हमने यहाँ पे एक डी ए एलिमेंट चूज किया। ठीक है, तो इस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर आएगा वो तो अलोंग नॉर्मल आएगा, यानी कि मुझे जो एरिया ड्रॉ करना चाहिए वो सेंटर ऑफ स्फेयर से एक लाइन ड्रॉ करते हुए ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और नोटिस करो कि अगर मैं उस एलिमेंट की वजह से इस चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगा यहाँ पे उसकी डायरेक्शन बनाऊं तो वो डायरेक्शन ऐसे आएगी। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्शन डी एफ की बनेगी। क्लियर है, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो इस बार देखो, इस बार जब मैं डी एफ परपेंडिकुलर निकालूंगा, देखो तो ये वाला एंगल काम में आएगा, लाइक दिस एंगल, लेट्स कॉल दिस एज फाई। तो डी एफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें डी एफ को मल्टीप्लाई करना है कॉस फाई के साथ। ठीक है, आ रहा समझ में, जबकि एरिया बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर इज कॉस थीटा। ठीक है, तो इस बार जो ई और डी ए के बीच का एंगल है वो एंगल इन्वॉल्व नहीं हो रहा जब हम डी एफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने जाते हैं डी एफ से। ठीक है, गौर से देखो, नहीं हो रहा या हो रहा है। ठीक है, प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा, लाइक ऐसे देखने पे ऐसा लगता है नहीं हो रहा, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि इस पार्टिकल को हमने बहुत ही स्पेशल जगह पे रखा है। क्या स्पेशलिटी है वो देखते हैं। देखो, ये नोटिस करो, ये जो ग्रीन वाली लाइन है दिस बिकम्स अ कॉर्ड। तो ये एंगल जितना भी होगा, लेट्स कॉल दिस बीटा, ये एंगल भी उतना ही होगा। इनफैक्ट
ये ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन ये वाली ग्रीन लाइन है, इस रेड लाइन का एक्सटेंशन ये वाली रेड लाइन है। तो ये एंगल अगर थीटा था तो हम सीधे सीधे बीटा को थीटा लिख सकते हैं और ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, लाइक वंस वी हैव प्रूव्ड कि ये एंगल, देखो ये थीटा है ये थीटा है। ठीक है, अब ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल दिस प्लस दिस होगा, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो ये 2 बीटा आएगा। और नोटिस करो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस ब्लैक एरो द रेड एरो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दैट मींस थीटा प्लस फाई ये 2 बीटा के इक्वल तो होनी चाहिए। ठीक है, और बीटा इज नथिंग बट थीटा, तो यहां से फाई बराबर थीटा प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब देखो फाई बराबर थीटा प्रूव होने का मतलब यू कैन राइट दिस एज ई डी ए कॉस ऑफ फाई, विच अल्टीमेटली बिकम्स व्हाट, डी एफ इंटू कॉस फाई, राइट। सो नीचे लिखते हैं, so df perpendicular becomes, how do we write df, we write it as uh, we want to write df, right? So we will write it as sigma dA, sigma dA into electric field due to the charge particle. Okay, uh, this becomes df and then cos phi, phi happens to be equal to theta, so e dA cos theta becomes flux. Okay, d phi actually. So integration of df perpendicular gives us f perpendicular, which is how much? Which is sigma into flux, flux of this charged particle passing through the hemisphere. Now, is that the same flux that passes through this disk? So we will use the formula for disk. It will be q by 2 epsilon naught 1 minus and cos theta, cos theta. Now the cos of this angle basically, so this angle will be 45 degree. So this should be the answer. All right, so I hope you enjoyed this question, guys. This was a very special question, special in the sense that if you change the location of the particle, then this question becomes very difficult to solve. But right now we were able to do that because by using the property of the circle. So the point was deliberately given at such a location where this could be done. ठीक है, तो इसका आंसर हमने निकाल लिया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, विच इज़ द चेस बोर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आई लाइक दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस प्रॉब्लम एंड देन प्रोसीड इन द वीडियो। सो हमने क्या किया है कि एक एल लेंथ का चेस बोर्ड यूज़ किया। ठीक है, और इसके सेंटर से ऊपर, कितना ऊपर, वही L/2 हाइट पर। ठीक है, L/2 हाइट पर ये क्यू चार्ज है, ये L/2 इज दिस हाइट। तो यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया है और इस चेस बोर्ड में, ठीक है, जो ब्लैक सेल्स हैं, ठीक है, वहां पे मान लेते हैं सिग्मा 2 डेंसिटी है या सिग्मा डेंसिटी ही मान लेते हैं। ठीक है, और जो वाइट सेल्स है, ठीक है, वहां पे कोई डेंसिटी नहीं है, जीरो डेंसिटी है। इस केस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है। ठीक है, तो गाइस नाउ वुड बी अ गुड टाइम टू पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। ठीक है, होपफुली हैव डन दैट, सो आई विल स्टार्ट टेलिंग यू नाउ। तो गाइस सबसे पहले नोटिस करो कि यहाँ से देखो, इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन ये वाले को, मतलब इसके ऊपर जितना भी डाउनवर्ड फोर्स आता, ठीक है, और मतलब सारे सारे एलिमेंट्स पर जो डाउनवर्ड फोर्स आएगा उनका समेशन निकालना है। तो डाउनवर्ड फोर्स निकालने के पर्सपेक्टिव से अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, सिमिलरली इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, एंड इफ वी कीप डूइंग दिस, देन अल्टीमेटली ओनली दिस पोर्शन विल बी चार्ज्ड। ठीक है, देखो, ओनली वन हाफ ऑफ द चेस बोर्ड विल बी चार्ज्ड। ठीक है, तो अब हम ये निकाल लेते हैं कि इस वन हाफ पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो अगेन जो करते आ रहे थे वही करेंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स थ्रू दिस हाफ पोर्शन।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट का आधा, तो ये हो जाएगा सिग्मा Q बाय 12 एप्सिलॉन नॉट. So that will be the correct answer to the chessboard problem. Okay, I hope you like this question, guys. I liked it very much when I saw that. Okay, guys. So with that, I'm now going to present the teaser question before you. What you are supposed to do in teaser question. So you can mail your solution here and expect response within 3 to 4 days, because if the number of responses are too many, then we take time. It takes us time to actually go through all the solutions. So expect some delay. We'll try to revert in 3 4 days. If you're not getting a revert in 3 4 days, please wait till Saturday of this week. Okay, and if you want to send the solution, then use this as the title of the mail. Okay, and yeah, and we'll get in touch with you. So, what is the teaser question? So, this is a teaser question. This is from Pathfinder book. I am telling you the source. So, obviously, if I tell you the source, you will know the answer, because you can always go to this source. You can find an online copy of this and do it. ठीक है. So then what's the purpose? See, the purpose is not that you know the answer only. ठीक है, तो आंसर आना काफ़ी नहीं है. तुम इसका क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, मैं उस पर फोकस करने वाला हूँ. मतलब इसका आंसर चलो मैं बता ही देता हूँ. इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी. ठीक है, इसका आंसर मेरे को रीकन्फर्म कर लेता हूँ. तो इसका जो आंसर आएगा यही आएगा मेरे ख्याल से, ऑप्शन डी आएगा. तो तुम्हें ना अपना सोल्यूशन, डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन भेजना है बाय एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू गाइज विल डू दैट. Alright, guys. So with that, we come to the official end of today's session. I hope you like this session, guys. I'll come with more such sessions on different topics. Alright. So right now, enjoy this session, guys. And if you haven't heard about Vedantic Limit, do Google search about it, because you might just stumble upon something which is very beneficial to you. Alright. Scan this QR code to stay updated about any new batch that is launched by our team, and they are highly discounted batches. Okay, this is a V-Impact channel where content repository, where we post the content like previous year solution of JEE Advanced, previous solution of JEE KVPY, and we are building up this library. So make use of this. All right. So guys, yeah, that should be enough, and I'll see you in the next session. Bye bye, guys. Take care.